टॉपिक को देखो। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बच्चों कल जो मैंने आपको पढ़ाया था टीकाकरण, मैंने आपको बता दिया था। और टीकाकरण और टीका हमने दो शब्दों पर हमने डिस्कस किया था और मैंने बता दिया था। अब एक बार ध्यान दीजिए, टीका हमने किस प्रोसेस से बनाया ये मैंने बता दिया था कि किसी भी रोग के मरत और दुर्बल रोग जनक जो है उसी से हम लोग सिंथेसाइज करके यानी संश्लेषित करके या उसके जो लैब होती है उस लैब में हम उसको सिंथेसाइज करके मॉडिफाइड करके जो बनाते हैं या पदार्थ बनाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, वैक्सीन या टीका बोलते हैं। ओके, अब डिपेंड ये करता है कि टीका दो प्रकार का होता है, इससे आप इतना समझ लें अभी फिलहाल कि टीके जनरली वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, वो किससे बनाया जा रहा है। अगर टीके जीवाणु से बनाए जाए तो उसे बोलते हैं जीवाणु टीके, अगर वो मरत है तो मरत जीवाणु टीके बोलते हैं या फिर वायरल टीके बोलते हैं, मैंने बता भी दिया था आपको मैंने। और एक बता दिया रिकॉम्बिनेट यानी रिकॉम्बिनेट टीके भी होते हैं, पुनर्योजित बोलते हैं जिसको हम लोग, यानी डीएनए टीके होते हैं, क्लोन टीके होते हैं, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। लेकिन टीके जनरली दो पदार्थ से मिलकर बनाए जा सकते हैं, या तो बनाया जाएगा किसी रोग जनक यानी एंटीजन से या फिर बनाया जाएगा उसके उस एंटीजन के एंटीबॉडी से। और ये बात आप समझे तो अभी एक बार ध्यान दो कि टीके जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सक्रिय टीके, आराम समझे, सक्रिय टीके, दूसरे होते हैं बच्चों निष्क्रिय एक्टिव, ये तो आप समझ पा रहे होंगे, एक्टिव वैक्सीन। और एक क्या होता है पैसिव, समझ आ रहा है आपके समझ तो ठीक है। अब देखो सक्रिय टीके क्या होंगे, वे टीके और हम जानते हैं वे टीके जो किसी रोग जनक के एंटीजन से बनाए जाते हैं, वे टीके जो किससे बनाए जाते हैं बच्चों, एंटीजन से। एंटीजन अब यानी एंटीजन क्या हो सकता है, कोई रोग जन हो सकता है, रोगाणु वायरस हो सकता है, किसी भी रोग के रोग जनक। आवाज अपने वीडियो आवाज को म्यूट रखें, आवाज नहीं करें, आवाज नहीं करें, आवाज को म्यूट रखें, ठीक है। हाँ, तो अगर वे टीके जो किसी रोग जनक यानी एंटीजन से, एंटीजन कोशिका से, एंटीजन आवरण से, एंटीजन के अनुवांशिक पदार्थ से बनाए जाते हैं, ऐसे टीकों को क्या बोलते हैं बच्चों, सक्रिय टीके। ये ध्यान देना, सक्रिय टीके। और सक्रिय टीके लगाकर जो प्रतिरक्षा प्राप्त करते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सक्रिय उपार्जित। क्योंकि परसों हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि उपार्जित प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, याद करो, सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा और निष्क्रिय। और उपार्जित प्रतिरक्षा हम जीवन काल में प्राप्त करते हैं किसी रोग जनक से या किसी रोग जनक के वैक्सीन या टीका लगाकर। तो यदि कोई भी टीके, वे टीके जो किसी रोग के किसे बनाए जाते हैं, एंटीजन से बनाए जाते हैं, समझ आ गया। ऐसे टीके को हम लोग क्या बोलेंगे, अभी नहीं आ रहा, ठीक नहीं, मैंने बहुत मुकेश जी कर दिया, ठीक है। ऐसे टीके को क्या बोलते हैं, एक्टिव टीके। ओके, और एक्टिव टीके लगाकर जो प्रतिरक्षा प्राप्त करते हैं उस प्रतिरक्षा को हम क्या बोलेंगे, सक्रिय प्रतिरक्षा। अब देखो निष्क्रिय टीके क्या होंगे, वे टीके जो किसी रोग के एंटीबॉडी से, किससे बनाए जाते हैं, एंटीबॉडी या फिर प्रतिरक्षी से तैयार किए जाते हैं। इसको आप आराम से समझ लें। टीके आपको बता भी चुका, कल भी मैंने बताया था कि किसी रोग के मरत दुर्बल रोग जनक या एंटीजन को टीका कहते हैं, और उस रोग जनक को शरीर में प्रवेश करवाने की प्रक्रिया को टीकाकरण या वैक्सीनेशन कहते हैं। ओके, ये तो समझ में आ गया आपके। और टीके जनरली या तो किसके बने होंगे बच्चों, प्रतिजन के, प्रतिजन से बने होंगे या फिर उस प्रतिजन के एंटीबॉडीज बने होंगे। चलो, ये तो हम लोग बात कर ही चुके हैं। अब मैं आप लोगों को एक बार उस पर वापस, उपार्जित प्रतिरक्षा यानी उपार्जित प्रतिरक्षा जो है उसको हम दोबारा पढ़ते हैं, इसको ध्यान दें। एक्वायर्ड प्रतिरक्षा का पहला प्रकार जो हमने परसों क्लास डिस्कस किया था, उपार्जित, सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आप समझ रहे बच्चों। और एक दूसरी, इसका जो दूसरा प्रकार मैंने बता दिया था अगर आपको याद है, और वो मैंने लिखा था निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। समझ आ रहा है आपके। अब इसको एक एक चीज समझेंगे। जो उपार्जित प्रतिरक्षा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वह प्रतिरक्षा जो प्राणी अपने जीवन काल में किसी रोग
या टीकों से प्राप्त करते हैं। अब आप यहां पर इस चीज को समझें कि ये दो प्रकार की होती है, या तो सक्रिय तरीके से या फिर निष्क्रिय। तो सिंपल वे में क्या लिखेंगे, वह उपार्जित प्रतिरक्षा, वह उपार्जित प्रतिरक्षा जो सक्रिय टीके लगाकर, अभी मैंने लिखा थोड़ी देर पहले, सक्रिय टीकों से प्राप्त की जाती है। और सक्रिय टीके किसके बने होते हैं, एंटीजन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, एंटीजन। बहुत सिंपल बोल रहा हूं। और निष्क्रिय क्या होगी, वह उपार्जित प्रतिरक्षा, पहली बात तो ये दोनों कौन है, उपार्जित है। वह उपार्जित प्रतिरक्षा जो किसी प्रतिरक्षी, जो पहले से ही बनाए जाते हैं, यानी अगर पहले से ही तैयार किए हुए प्रतिरक्षियों को अगर किसी व्यक्ति में प्रवेश करवाएं तो उसमें प्राप्त होने वाली प्रतिरक्षा को क्या बोलेंगे बच्चों, निष्क्रिय। बहुत इजी वे में आप समझिए। अब देखो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। अब यहां पर हम लोग ध्यान दें, जो सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा को आप समझे देखो पहले आराम से। और कल मैंने आपको कहा था और प्रीवियस क्लास में मैं रेगुलर आपको डिस्कस करता रहा हूं, ये हमारी ह्यूमन बॉडी है। और ह्यूमन बॉडी में जब भी कोई आउटर, ये आप लोग जानते हैं ये सबके सब कौन है, आउटर भी कह सकते हैं, या हम इसको क्या बोलते हैं, फॉरेन बोलते हैं। तो जब भी कोई आउटर रोगजनक शरीर में जाता है, ध्यान सुन लीजिए, जब कोई रोगजनक शरीर में प्रवेश करता है या प्रवेश करवाया जाता है, तो आप ही जानते हैं कि अगर कोई रोगजनक खुद प्रवेश करता है तो वो तो उसका कौन सा तरीका हो गया बच्चों, प्राकृतिक, जो हम लोग रोक नहीं सकते। और किसी रोगजनक को जानबूझ के हम प्रवेश कब करवाते हैं, टीका लगाने के दौरान। तो टीकाकरण के दौरान जो प्रक्रिया हम लोग अपनाते हैं वो कौन सी होती है, कृत्रिम। इसको आप जान दें, ये एक्चुअल में कौन है, हमारा शरीर के बाहर पाया जाने वाला कोई ना कोई रोगजनक है, एंटीजन है। या उस एंटीजन की कोशिका हो सकती है, उसका कोई टॉक्सिन हो सकता है, उसका कोई न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, या उसके शरीर का प्रोटीन का आवरण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, XYZ हो सकता है। अगर कोई बाह्य प्रतिजन मानव शरीर में प्रवेश करता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, प्रवेश करता है या करवाया जाता है, ओके, तो उस व्यक्ति का, यानी उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, डेफिनेटली उस व्यक्ति को बोलेंगे संक्रमित। माना जा रहा कि ये मैं हूं तो मेरे शरीर में, आप आपके शरीर में, तो संक्रमित व्यक्ति का प्रतिरक्षी तंत्र जो उसके अंदर काम करता है वो क्या होगा, सक्रिय होगा। और सक्रिय होकर उसका शरीर क्या बनाएगा बच्चों, एंटीबॉडी बनाएगा। ये ध्यान से सुन लें एक बार। और वो एंटीबॉडी बनेंगे, एंटीबॉडी क्या होंगे, एंटीबॉडी बनेंगे। अब ये एंटीबॉडी क्या होंगे, प्रवेश करने वाले या प्रवेश कराए गए बाह्य प्रतिजन को का विभेदन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, और आइडेंटिफाइड करके वो एंटीबॉडी, ये फिर सुन लीजिए, वो एंटीबॉडी जिसको बोलते हैं एंटीबॉडी प्रतिरक्षी, वो एंटीबॉडी प्रवेश करने वाले या प्रवेश करवाए गए बाह्य प्रतिजन को पहचान कर एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया के दौरान, एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया के द्वारा, जिसे हम ताला कुंजी सिद्धांत भी कहते हैं, के द्वारा एंटीबॉडी एंटीजन से जुड़कर, किससे जुड़कर बच्चों, एंटीजन से जुड़कर उस एंटीजन को नष्ट करती है और स्वयं शरीर में लंबे समय तक, मतलब लॉन्ग शब्द यानी लॉन्ग पीरियड तक शरीर में बने रहती है। अब ध्यान से सुने, यह प्रतिरक्षा यानी जब कोई एंटीबॉडी किसी रोगजनक से प्रथम बार क्रिया करता है, ध्यान दीजिए, जब कोई रोगजनक या प्रतिजन शरीर में पहली बार प्रवेश करता है तो एंटीबॉडी बनने में टाइम लगेगा। सुन लीजिए आप आराम से, एंटीबॉडी बनेगी, फिर एंटीबॉडी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगी, उसको डिफरेंशिएट करेगी यानी विभेदन करेगी, फिर उससे जाके क्रिया करेगी। इन तमाम क्रियाओं में समय लगेगा और इस प्रकार की अनुक्रिया को हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे बच्चों, ध्यान सुनोगे, प्राथमिक अनुक्रिया। प्राथमिक अनुक्रिया बोल दो या फिर बोल दो प्राथमिक प्रतिरक्षा। आराम सुन लीजिए, प्राथमिक क्यों बोलेंगे, प्राइमरी इम्यूनिटी, क्योंकि जब कोई एंटीबॉडी प्रथम बार किसी एंटीजन से क्रिया करता है तो वी कॉल्ड, हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्राइमरी इम्यूनिटी। और प्राइमरी इम्यूनिटी ये प्राप्त सोचो शरीर बीच में कहां से आएगा, प्राथमिक प्रतिरक्षा सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा का ही प्रकार है। आप समझिए इसको, प्राइमरी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब किसी व्यक्ति से हम पहली बार मिलते हैं बच्चों तो क्या हम उसको जानते हैं, तो नहीं जानते, तो उसको जानने में, पहचानने में, उससे दोस्ती करने में टाइम लगता है, तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी। ओके, तो यहां पर क्या प्राथमिक प्रतिरक्षा और प्राथमिक प्रतिरक्षा की तीव्रता, यानी प्राथमिक प्रतिरक्षा की तीव्रता क्या होगी बच्चों, कम होगी और धीमी होगी। क्यों, क्योंकि एंटीजन के आने के बाद एंटीबॉडी बनेगी, फिर एंटीबॉडी एंटीजन को पहचानेगी, फिर उससे डिफरेंशिएट करेगी, विभेदन करेगी अपने प्राय कोशिकाओं जो मैंने बता रखा है, फिर वो एंटीबॉडी जो बनी है वो एंटीबॉडी उस एंटीजन से रिकॉग्नाइज करके, क्रिया करके, जुड़ के उसे नष्ट करेगी। इन तमाम क्रियाओं में तीव्रता या इंटेंसिटी समय लगेगा, इसलिए तीव्रता क्या होगी बच्चों, धीमी होगी। अब सुनो एक बार, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात,
अब जब कभी भविष्य में इसी व्यक्ति के शरीर में, इसी व्यक्ति की बात चल रही है, इसी व्यक्ति के शरीर में जब यही एंटीजन, और माना जा रहा है इस एंटीजन का नाम एक्स है, सुन लीजिए एक बार, हो सकता है ये एंटीजन कोरोना का हो सकता है ये हेजा का हो सकता है ये टाइफाइड का हो सकता है मलेरिया, कोई भी एक्सवाइजेड हो सकता है। तो जब यही एंटीजन इस व्यक्ति में, इसी व्यक्ति में जब दोबारा सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, और डेफिनेटली कभी आ सकता है, ये आपसे पूछ के तो जाता है नहीं सर मे आई कम इन योर बॉडी, तो जब कभी ये एंटीजन आपकी बॉडी में जब दोबारा प्रवेश करेगा, माना जा रहा वही एक्स, तो अब इसके शरीर में, अब इस व्यक्ति के शरीर में पहले से बनी हुई है प्रतिरक्षी, क्योंकि अब बनेगी नहीं, क्योंकि एंटीबॉडी एक बार पहले बनी हुई है, और सबसे बड़ी स्थिति क्या होती है, एक बार बनने के बाद वे शरीर में लंबे समय तक बनी रहती है, ताकि अगर वही एंटीजन, कौन सा बच्चों, वही एंटीजन जिसका प्रथम प्रवेश हो चुका है, तो वही एंटीजन जब सेकंड टाइम या थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम जो दोबारा एंटर करता है, तो पहले से बनी हुई प्रतिरक्षियां इस एंटीजन को पर टूट जाएगी। कैसे? क्योंकि इन प्रतिरक्षियों की स्मृति अच्छी होती है, तो ये प्रतिरक्षी क्या होगी, इन प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज को इस एक्स एंटीजन के प्रथम प्रवेश की मेमोरी या स्मरण आ जाएगा, क्योंकि इनकी स्मरण पावर क्या होती है, अच्छी होती है, और ये एंटीबॉडी इस एंटीजन एक्स से पुनः क्रिया करके उन्हें क्या कर देगी, नष्ट करेगी। इस प्रकार की प्रतिरक्षा क्या कहलाएगी बच्चों, द्वितीयक कहलाएगी। बस ये आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, यानी पहली वाली क्या कहला रही है, प्राथमिक कहला रही है। और प्राथमिक प्रतिरक्षा धीमी क्यों थी, क्योंकि प्राथमिक प्रतिरक्षा में एंटीजन के जाने के बाद हमारा प्रतिरक्षी तंत्र सक्रिय होता है, सक्रिय होकर एंटीबॉडी बनाता है, फिर वो एंटीबॉडी बनने में समय लगता है, नंबर 1। फिर एंटीबॉडी एंटीजन को पहचानती है, फिर उससे विभेदन करती है, फिर उससे जाकर जुड़ती है, और जुड़ने के बाद में फिर वो एंटीबॉडी एंटीजन को नष्ट करती है। इन तमाम प्रक्रियाओं में समय लगता है ना बच्चों, इसलिए उसको उसकी तीव्रता हमने क्या बताई थी, कब। अब सेकंड टाइम क्या हो रहा है, सेकंड का अर्थ है क्या कोई रोगजनक आपकी बॉडी में दोबारा प्रवेश कर सकता है, हाँ, यस यस यस। ये नहीं जैसे आपको मैं बोलूं, जैसे माना जा रहा है कि मेरी बॉडी में कोरोना हो गया, तो क्या दोबारा मुझे कोरोना हो सकता है, हाँ, क्या दिक्कत है, 3 बार भी हो सकता है, 4 बार भी। ये डिपेंड करता है जब यही रोगजनक, ये हर रोगजनक के साथ हो रहा है बच्चों, हर रोगजनक के लिए हो रहा है, हर रोगजनक के लिए हो रहा है, अगर ये एक्स वाई के लिए, तो यही रोगजनक जो दोबारा बॉडी में प्रवेश करता है, क्योंकि प्रवेश करेगा तो हमारे शरीर में पहले से ही बनी हुई, क्योंकि अब एंटीबॉडी बनेगी नहीं, क्योंकि एंटीबॉडी उस एंटीजन के लिए ऐसे मान लो AK-47 लेकर खड़ी है, ऐसे मान लो आप, जैसे पुलिस या हमारी सेना अपराधियों के लिए AK-47 लेकर खड़ी होती है, आई दिन आप देखते हैं एनकाउंटर होते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि एंटीबॉडी अब इस एंटीजन के प्रथम प्रवेश किया जाए, क्योंकि ये एंटीबॉडी इन एंटीजनों को पहले से ही जान चुकी है। ये डिपेंड करता है, दैट इज यू कैन से दैट प्रॉपर्टी कॉल्ड मेमोरी, मैंने बताया था। अब क्या होगा, एंटीबॉडी बनेगी नहीं क्योंकि बनी हुई है, तो एंटीबॉडी डायरेक्ट बिना किसी आइडेंटिटी के उनसे क्रिया करके उन्हें नष्ट कर देगी। इसलिए द्वितीयक प्रतिरक्षा की तीव्रता क्या होती है बच्चों, हाई होती है, उच्च होती है। ये ध्यान दोगे आप, तो ये तो आप समझ में आ ही गया होगा। अब आप लोग थर्ड क्या बोलेंगे, मैंने बोला फर्स्ट के बाद में, प्राथमिक प्रतिरक्षा के बाद में, अब वो एंटीजन जितनी बार शरीर में जाएगा और तमाम उन क्रियाओं को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी बोलेंगे। इस प्रकार से एक बार एंटीबॉडी बनने के बाद वो एंटीबॉडी लंबे समय तक उस एंटीजन से हमें सेव या बचाती है। यही आधार हमारा किसका है, वैक्सीन का। अब आप अपने पॉइंट पर आइए, ये मुझे अपेक्षा लग रहा है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। एक बार मैं एक आध बच्चों में बोलूंगा, वो आप लोग एक दो बच्चे, नीतू है क्या, नीतू यस सर। समझ आ रहा है, नीतू समझ आ रहा है बेटा, यस सर। ओके। कोनिका कुमावत, यस सर। ओके। मधु चौधरी, यस सर। आयुष शर्मा, यस सर। ज्योति सैनी, आ रहा सबके समझ में, ज्योति, यस सर। ज्योति सैनी, यस सर। ओके, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखो, अब आप लोगों को ये तो समझ में आ गया कि उपाधि प्रतिरक्षा कितने प्रकार की हो गई, 2 प्रकार की। अब आप बोल सकते प्रीवियस वीडियो में आपने आपने कृत्रिम और वो बताई थी, तो वो भी उसके प्रकार है, ये दोनों भी सक्रिय प्रकार है। लेकिन प्राथमिक अर्थ आप समझ में आ गया, जब कोई प्रतिजन पहली बार शरीर में प्रवेश करता है तो उस प्रतिजन के कारण हमारे शरीर में उत्पन्न प्रतिरक्षा जो होगी उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी बोलेंगे। और प्राइमरी प्रतिरक्षा की तीव्रता क्या होती है बच्चों, धीमी होती है। ये तो आप समझ चुके होंगे। सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम में क्या होगा, वो प्रतिरक्षा क्या होगी, उच्च तीव्रता के साथ होगा। क्योंकि ये तो आप जानते हैं, मैं उदाहरण बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपके देश में सीमा, हमारा जो बॉर्डर है LOC है, लाइव ऑफ कंट्रोल,
अगर किसी जगह से, ये कॉमन सी बात है, अगर किसी जगह से अगर हमारा कोई भी पड़ोसी या कोई दुश्मन देश के आतंकवादी अगर घुसपैठ करते हैं, माना जा रहा है, और घुसपैठ करके किसी भी आतंकी घटना को अंजाम देते हैं, और माना जा रहा है कि उस जगह हमारी फोर्स की क्या बोलते हलचल नहीं थी, तो उस वजह से अब एक बार उस जगह से जब आतंकवादी घुस जाते हैं और कोई आतंकी घटना को अंजाम देते हैं, तो हमारे देश की जो एजेंसी अलर्ट होकर उस जगह को भविष्य के लिए सुरक्षित करने के लिए, या वहां पर यूं कह सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं कि सिक्योरिटी बढ़ाती है, बढ़ाएगी। और अगर उसी जगह से दोबारा से अगर आतंकवाद होगा तो हमारे पहले से तैनात जो सेना होगी उन आतंकवादियों को बिना किसी चेतावनी के क्या कर देगी, फायर करेगी, क्योंकि उस जगह से एक बार यूं कैसे घुसपैठ हो चुका है। तो वही बात है कि हमारे शरीर में अगर कोई एंटीजन प्रथम बार प्रवेश करता है या करवाया जाता है तो प्रथम बार तो एंटीबॉडी बनेगी, और जो प्रथम बार एंटीबॉडी बनेगी माना, तो वो कौन सा रेट करेगी बच्चों, प्राइमरी इम्यूनिटी करेगी। और अगर वही एंटीजन जो दोबारा प्रवेश करेगा तो अब हमारा शरीर या प्रतिरक्षी तंत्र एक्टिव तो होगा, लेकिन अब एंटीबॉडी बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, बनाएगा भी तो पहले से ही बनी हुई एंटीबॉडी उस पर टूट कर उसे क्या कर देगी, डायरेक्टली खत्म कर देगी। अब कोई चेतावनी, अब कोई वार्निंग नहीं होती। तो इसलिए द्वितीय प्रतिरक्षा की तीव्रता उच्च होती है और प्राथमिक क्या होती है, कम होती है। अब सक्रिय प्रतिरक्षा की बात आती है, अब इसको आप समझेंगे। और मैंने अभी भी 2 देर पहले आपको बताया था कि सक्रिय प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है बच्चों प्राकृतिक, एक होती कृत्रिम। इसी 2 प्रकार होते हैं, प्राथमिक और द्वितीय। तो सक्रिय प्रतिरक्षा हम क्या लगाकर प्राप्त करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, क्या लगा प्राप्त करेंगे, टीके। और टीके भी कौन किसके बने होंगे, टीके बच्चों प्रतिजन से। तो कॉमन सी बात है, और प्रतिजन से बने हुए टीकों को हम क्या बोलते हैं, सक्रिय। तो आप तो ऐसे ही दिमाग में बैठा लो, बहुत ही सिंपल बोल रहा हूं, यानी सक्रिय टीके लगाकर, यानी सक्रिय टीकों से प्राप्त प्रतिरक्षा को क्या बोलते हैं, सक्रिय। अब आप इसको एक बार समझे, जब हमारे शरीर के अंदर, मैं बार बार वो रिपीट कर रहा हूं, जब हमारे शरीर में, और सक्रिय टीके किसके बने, प्रतिजन बने होते हैं। तो जब कोई रोगजनक, मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूं, जब कोई रोगजनक पैथोजन बॉडी में प्रवेश करता है या उसे करवाया जाता है, और जब किसी रोगजनक को हम जानबूझ के प्रवेश करवाते हैं तो बच्चों उसका तरीका हम जानते हैं, जानबूझ के हम क्या लगा के प्राप्त करते हैं, टीकाकरण करके। समझ आ रहा है आपके। तो जब कोई रोगजनक टीके के रूप में जाए या खुद जाए तो शरीर का प्रतिरक्षी तंत्र क्या होगा, सक्रिय होगा, और सक्रिय होकर एंटीबॉडी बनाएगा, और वो एंटीबॉडी प्रवेश करने वाले एंटीजन या प्रवेश करवाए गए एंटीजन को पहचान उसे क्रिया करेगा, और जो प्रथम क्रिया होगी वो कौन सी होगी, प्राथमिक होगी। इस प्रकार से उसके शरीर में उत्पन्न प्रतिरक्षा को हम क्या बोलेंगे, सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। और सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा किसके द्वारा प्राप्त की जाती है, सक्रिय टीके लगाकर। मैं इसको आई हैव रिपीटेड दिस लाइन सेवरल टाइम। तो मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कोई भी रोगजनक आपकी बिना परमिशन के जा रहा है तो वो कौन सा तरीका है बच्चों, प्राकृतिक, और हम खुद उसको बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं। जैसे माना जा रहा है कि पोलियो का टीका आपने लिया होगा जब आप 5 साल तक थे, तो पोलियो के टीके में हम लोग बच्चे को क्या एंटर करवा रहे हैं, जानबूझ के पोलियो रोग का एंटीजन यानी रोगजनक प्रवेश करवा रहे हैं। समझ आ रहा है आपके। अब वो पोलियो जो वायरस है वो बॉडी में जाएगा बच्चे में, जाने से उस बच्चे का प्रतिरक्षी तंत्र क्या होगा, सक्रिय होता है। सक्रिय होकर क्या बनते हैं, एंटीबॉडी बनते हैं। वो एंटीबॉडी प्रवेश करवाएंगे, हमने जो प्रवेश करवाया बच्चे को, हाँ यह अलग बात है कि हमने उस वायरस को कैसे प्रवेश करवाया, मृत किल्ड अवस्था में और वीक, ये 10 बार बोल रहा हूं। तो वो मृत और वीक जो एंटीजन बॉडी में गया वायरस, उसके जाने से भी हमारा प्रतिरक्षी तंत्र एक्टिव होगा, और एक्टिव होकर एंटीबॉडी बनेगा। और वो एंटीबॉडी, मैं बार बार कहूं कि हर एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बनता है, इसलिए एंटीजन एंटीबॉडी की क्रिया ताला कुंजी सिद्धांत से समझाई जा सकती है। अब वो एंटीबॉडी प्रवेश करवाए गए उस मृत वायरस को तो क्या कर देगा, खत्म कर देगा। ओके, यानी बच्चा सुरक्षित आपका। अब दूसरी बात है कि अब वो एंटीबॉडी जो बन गए, वो एंटीबॉडी आपकी बॉडी में लंबे समय के लिए बने रहेगी। अब उस बच्चे में अगर वही पोलियो का वायरस माना जा रहा है कि अब कभी भविष्य में खुद प्रवेश कर जाए दूध द्वारा, भोजन द्वारा, तो उस बच्चे के बॉडी में पहले से जो एंटीबॉडी तैयार है, बनी हुई है उस टीके द्वारा, तो अब वो एंटीबॉडी उस वायरस को भविष्य में क्या करती रहेगी, खत्म करती रहेगी। यही है आपके टीकाकरण का प्रोसेसिंग एक आधार या हाइपोथेसिस सिद्धांत, जिसे मैं समझाने प्रयास में पूरा कर रहा हूं। तो सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा क्या लगाकर करते हैं, सिंपल है, किसी बाह्य रोगजनक या प्रतिजन
या सक्रिय टीके, मैं 3 बार बोल रहा हूं, से प्राप्त प्रतिरक्षा, प्राप्त क्योंकि हमारे पास थी नहीं, हम इसको प्राप्त करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, सक्रिय। उसका एक एग्जाम बता रहा हूं, बहुत एक सिंपल, आप समझ आ जाएगा। माना एक सोच समझे इसको आप, अब इसको एक बार समझ माना जा रहा है कि आप चाहते हैं कि भविष्य में आपके हैजा नहीं हो, सुन लीजिए आप लोग, और आप लोग हज पर जा रहे हैं या कुंभ जा रहे हैं या भीड़ भाड़ जगह जा रहे हैं, और भीड़ वाली जगह पर हैजा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि हैजा किससे मिलता है, गंदगी से। तो यदि भीड़ वाली जगह पर हम जा रहे हैं, तो यदि हमें हो सकता है कि हमें डर है कि मुझे हैजा ना हो जाए, तो हम क्या करेंगे, उस हैजा का हम उपचार करके जाएंगे या पहले क्या करके जाएंगे, बचाव। और हम जानते हैं टीका किसी रोग का बचाव है या उपचार है बच्चों, टीका बचाव करता है या उपचार करता है, बचाओ। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब बताइए, आपने अगर हैजे का टीका लगा लिया, सुन लीजिए, तो हैजा टीका लगाने का मतलब है कि आपके जो विब्रियो कोलेरी जो बैक्टीरिया होता है हैजा का रोगजनक, उसी से बना हुआ टीका, यानी उसी को आप लोगों के डॉक्टर ने एंटर करवा दिया, ओके, ऐसे माना आपको। अब आपकी बॉडी में उस बैक्टीरिया से क्या बन जाएगी, एंटीबॉडी बन जाएगी, और वो एंटीबॉडी उस प्रवेश करवाए गए बैक्टीरिया को खत्म करके आपको सुरक्षित रखेगी। अब आप लोग कुंभ गए, ये आप लोग माना जा रहा है कि क्या बोलते हैं उसको, भीड़ वाली जगह गए, तो ऐसी कंडीशन क्या होगा कि अगर उस जगह गंदगी आदि से अगर वो हैजा का वायरस तुम्हारी बैक्टीरिया के बॉडी में चला भी जाता है, ओके, तो आपकी बॉडी में पहले से ही बना हुआ एंटीबॉडी उस हैजा बैक्टीरिया को, एंटीजन को पहचान के उसे डिस्ट्रॉय करके आपको लंबे समय तक हैजा से बचाएगा। तो वही बात है कि आपने हैजा रोग का उपचार की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि उपचार कब करवाना पड़ता है, जब हम बीमार पड़ जाते हैं। और अगर हम किसी रोग का पहले से क्या कर लें बच्चों, बचाव कर लें। जैसे मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आप बोर्ड एग्जाम तक ये सोचते हैं कि बोर्ड एग्जाम होगा, तैयारी करेंगे मार्च या अप्रैल मई है, तो वो तरीका गलत है। यदि आप अभी से अपने स्टडी को, अपने सिलेबस को रेगुलर सोलो करेंगे, तो आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अगर ढंग से कर लेते हैं, तो बोर्ड एग्जाम में आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो पहले से अगर हम तैयारी करके रखते हैं, तो हम लोग किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या से लड़ सकते हैं, ओके। और अगर हम लोग किसी समस्या के साथ उस समाधान ढूंढते हैं, जैसे आग लगने में कुआं खोदना, ये सुना होगा आप लोगों ने, वो प्रोसेस करते हैं, तो ऐसी थॉट पर काम करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं होता है, जो ये सोचता है कि ये मेरा काम है, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। तो आप रेगुलर अपने काम को कीजिए। तो वही बात यहां पर समझ आ रही होगी। तो सक्रिय पारी प्रतिरक्षा तो आपकी समझ आ गई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके समझ में नहीं आ रहा, समझ आ रहा बच्चों। और ये क्या लगाकर, सक्रिय टीके लगाकर। और सक्रिय टीके अभी फिर मैं बोलूंगा, ये दो प्रकार के होते हैं। कैसे, एक तो होता है कृत्रिम। कृत्रिम का अर्थ होता है कि यदि किसी रोगजनक टीके या रोग जैसे बने टीके को लगाकर हम प्राप्त कर दें, तो वो तो क्या कहलाएगी, कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा। एक होती प्राकृतिक। अब कई बच्चे जो समझ नहीं पा रहे होंगे, जो सक्रिय के दो प्रकार, कृत्रिम का अर्थ है टीके लगाकर, और वो टीके किसके बने होंगे, एंटीजन के। प्राकृतिक अर्थ है कि अगर कोई रोगजनक खुद आपकी बॉडी में जाए और उसके जाने से आप एक बार बीमार पड़ गए, सुनना एक बात, जैसे कि चेचक, स्मॉल पॉक्स, और मैंने आपको कहा था बार बार कि उपाधि प्रतिरक्षा वह है जो किसी रोग के संक्रमण से भी प्राप्त होती है। और वो कौन सा रोग बता दी मैंने आपको, चेचक है, टाइफाइड है, ये कुछ डिजीज है जो एक बार होने के बाद दोबारा नहीं होती। अब कई बार बोलते सर टाइफाइड बिगड़ गया, तो इसको लेकर मैं ऑफलाइन आपको समझाऊंगा, बिगड़ता कुछ नहीं है। अगर टाइफाइड अगर एक बार हो जाता है, तो हमारे में सीवियर टाइफाइड होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अगर सही बात लेके उस टाइफाइड से हमें कंप्लीट रूप से अगर हम ठीक हो गए, तो भविष्य में टाइफाइड दोबारा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि कृत्रिम का अर्थ तो है जो अगर किसी रोगजनक को कृत्रिम तरीके से शरीर में प्रवेश करवाने का तरीका, मैं बार बार करूं, क्या लगा कर करते हो, टीका। प्राकृतिक का तरीका क्या है, कोई रोगजनक खुद आपकी बॉडी में एंटर करे, जो रोज करता है, जो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होती। तो मुझे बता दीजिए सर, क्या रोजाना आपके बॉडी में करोड़ों रोगजनक जाते हैं? तो क्या आप हर सेकंड या हर मिनट बीमार पड़ते हैं क्या? तो जवाब होगा नहीं सर, हम कभी कभार ही बीमार पड़ते हैं। तो इसका अर्थ है कि हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ तो एक एबिलिटी है, और वो एबिलिटी प्रतिरक्षा, जो मैं बार बार कह रहा हूं, जो एक तो कौन सी होगी, जन्मजात है, एक वो है जो आप प्राप्त कर रहे हैं जिसकी आपको जानकारी नहीं है। तो प्राकृतिक अर्थ है कि अगर कोई रोग जो खुद जाए, तो वो तरीका उसका कौन सा होगा बच्चों, प्राकृतिक। और तब भी वो किस रूम में जा रहा है बॉडी के अंदर, एंटीजन। और उस एंटीजन को अगर आप खुद प्रवेश करा रहे हो, तब भी बॉडी में क्या जा रहा है, शाबाश, एंटीजन। और एंटीजन को हम प्रवेश क्यों करवाते हैं, ताकि प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो, सक्रिय हो। और प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय होकर क्या बनेगा, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी उस एंटीजन से क्रिया करेगा, उस क्रिया को क्या बोलते हैं,
प्राथमिक क्रिया, फिर वो एंटीबॉडी शरीर में बना रहेगा। अब भविष्य में आपकी बॉडी में वही रोग जनक जब दोबारा प्रवेश करता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या सेवल टाइम, तो पहले से ही बनी हुई एंटीबॉडी आपको उस रोग जनक से आपके शरीर को बचाने में हेल्प करती है। यही हमारे टीके का आधार है। और ये कौन सी प्रतिरक्षा बताई मैंने आपको? सक्रिय प्रतिरक्षा। और सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा उदाहरण बता रहा हूं, जैसे कि आप लोग छोटे बच्चों को जन्म लेने के बाद में, सुनना एक बार, जन्म लेने बाद में जो प्राकृतिक टीका लगाते हैं वो लगाते हैं, बीसीजी का लगाते हो आप, समझ आ रहा है? बीसीजी का, टाइफाइड का, मिजल्स का, मम्स का, रूबेला का, खसरा, गलसुआ लगाते हो ना। बीसीजी का टीका भी लगाते हैं, डीपीटी का भी लगाते हैं, या फिर हम उसको यूं कह सकते हैं कि चेचक का टीका लगाते हैं। तो उस बच्चे के जन्म से लेकर 18 साल तक हम उसको कई टीके लगाते हैं। तो ये जितने भी टीके आप लगाते हैं वो सभी के सभी कौन से बच्चों? सक्रिय। और सक्रिय टीकों से जो उस बच्चे में इम्यूनिटी आ रही है वो कौन सी है? सक्रिय उपार्जित। बस ये क्लियर कर लो। ओके, तो ये मुझे अपेक्षा तुम्हारा समझ आ रहा होगा या नहीं आ रहा? आ रहा है क्या? आ गया समझ में? समझ आ गया? तो आप मुझे बता दीजिए, आप लोग अभी 15-16 ईयर ओल्ड होंगे, आपने भी कई टीके खाए होंगे बचपन में? नो सर। कोई बोल रहा है नो सर। अनुष्का ने बोला यस सर। तो बच्चों जो टीके हम बच्चों को लगाते हैं आपके लग चुके। आपने पोलियो का टीका तो लिया होगा, ऐसी बात नहीं। तो वो टीका आपको भविष्य में आजीवन पोलियो से बचा रहा है या नहीं बचा रहा? बचा रहा है। और पोलियो का जो टीका आपने लिया वो किस रूप में लिया होगा बच्चों? कृत्रिम लिया ना, क्योंकि वो टीका आपको लगाया गया। ओके, तो वो कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा हो गई। और जो अगर कोई रोग जो खुद आपकी बॉडी में जा रहा है, जैसे मैंने बोला चेचक की बात हम करें, चेचक का येरसेनिया पेस्टिस, समझ आ रहा है? ये वायरस जो बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी में चेचक रोग होता है, ऐसा समझ लो आपको। लेकिन चेचक रोग होने का मतलब हो गया कि अब उस बच्चे या व्यक्ति में हमेशा के लिए उस चेचक वायरस के लिए क्या बन गए बच्चों? एंटीबॉडी बन गए। तो वो एंटीबॉडी किसका काम करेंगे? टीके का काम करेंगे। वो टीका कैसे बना? खुद बना, आपने इसलिए उसको बोले प्राकृतिक। तो ये तो दो प्रकार समझ आ गए। अब थोड़ा टाइम जल्दी, हम लोग जल्दी आगे बढ़ते हैं, क्लास ओपन टाइम आ रहा है। अब जो निष्क्रिय उपार्जित समझो, इसको बहुत ये समझ आ गया। सक्रिय उपार्जित हम प्राप्त करेंगे क्या लगाकर? बस एक में बैठा लो, एंटीजन। अब इसमें देखो, जब एंटीजन को शरीर प्रवेश करवाते हैं तो बच्चों क्या बनता है? एंटीबॉडी बनता है। और एंटीबॉडी बनने में टाइम लगता है। निष्क्रिय का अर्थ क्या होता है? यह भी प्रतिरक्षा किसका प्रकार है? उपार्जित का प्रकार है निष्क्रिय। जब किसी व्यक्ति के शरीर में, जब किसी व्यक्ति या बच्चे के शरीर में पहले से ही तैयार की हुई प्रतिरक्षियों को, किसको? प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज को शरीर में अगर इंजेक्ट करवाएं तो ऐसी प्रतिरक्षा को हम क्या बोलेंगे? निष्क्रिय। हालांकि अपेक्षा करता हूं तुम्हारे समझ नहीं आ रहा है। इसमें क्या होता है बेटा? पूर्व में तैयार, यानी पहले से ही तैयार की हुई एंटीबॉडीज, अगर हमारे पास पहले से एंटीबॉडी तैयार कर रहे हैं, कैसे? मान लीजिए एक तरीका बता रहा हूं, जैसे आप लोगों को, मान जरा आप लोग बच्चों, आपको भूख लग रही है, सुन लो, और भूख लगने पर आप खाना खाएंगे। तो एक तो दो तरीका है कि भूख लगने पर आप खाना बनाकर खाएं, और एक आपको खाना तैयार मिले। तो बताइए आप कौन सी कंडीशन में जल्दी अपनी भूख मिटाएंगे? खाना बनाया हुआ मिले। बनाया हुआ, शाबाश, वेरी गुड, है ना? ओके, तो खाना बनाने का टाइम आपका क्या बच गया ना। और हम जानते हैं कि एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए शरीर में क्या बनती है? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी बनाने के लिए हम शरीर में सक्रिय प्रतिरक्षा के लिए क्या प्रवेश करवाते हैं बच्चों? एंटीजन। ओके, यानी कौन सा टीका लगाते हैं? एंटीजन से। और एंटीजन से बने हुए टीके क्या होते हैं? मैं बार बार कह रहा हूं, कौन से टीके? सक्रिय। तो सक्रिय टीके आप अगर किसी व्यक्ति को लगाते हो तो उसके शरीर में एंटीबॉडी बनेगी, और एंटीबॉडी बनने में टाइम लगेगा ना। हाँ, लेकिन निष्क्रिय में क्या होता है कि आप उस व्यक्ति को, संक्रमित व्यक्ति जो है, जो रोगी व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है, जो भी है, उस व्यक्ति में आप क्या दोगे? पहले से बनी हुई एंटीबॉडी। और इसके उदाहरण बता रहा हूं आपको। माना जा रहा है ये कोई व्यक्ति है, सुना एक बार, इस व्यक्ति को माना जा रहा किसी सांप ने काट लिया, या मधुमक्खी ने काट लिया, या किसी जहरीले जानवर काट लिया, कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी आदि ने काट लिया, सुना एक बार। तो आप मुझे बता दीजिए, उस व्यक्ति का आप शीघ्र उपचार करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि आपके पास उपचार करने का ऑप्शन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जब किसी व्यक्ति को आपातकाल स्थिति होती है, जैसे जानवर या सांप आदि काट लेता है, तो हम उस व्यक्ति के जान बचाने के लिए एंटीजन का टीका लगाएंगे बच्चों, या एंटीबॉडी का? तो एंटीबॉडी का, क्योंकि एंटीबॉडी बनी बनाई एंटीबॉडी कौन सी?
उस सांप के जहर, एंटीजन, जहर मतलब एंटीजन, समझ आ गया, उस एंटीजन के लिए हमने पहले से एंटीबॉडी बनाकर हॉस्पिटल्स में रखवा रखी है क्या? हाँ, आप सब जानते हैं कि हर वैक्सीन, हर टीका, हर एंटीबॉडी, हर एंटीबायोटिक हॉस्पिटल में होती है, मेडिकल में होती है। तो मैंने आपको कहा कि अगर शीघ्र उपचार की स्थिति होती है, शीघ्र उपचार की स्थिति में हम किसी व्यक्ति को जो टीका लगाते हैं या जो वैक्सीन करते हैं, वो वैक्सीन किसका बना होगा? एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी हमारे पास हम बनाएंगे या पहले से बनाकर तैयार रखते हैं? पहले से। और मैं सिंपल बात कर रहा हूं कि पहले से ही, यानी किसी संक्रमित व्यक्ति में, किसी संक्रमित व्यक्ति को पूर्व में, यानी पहले से ही तैयार की हुई प्रतिरक्षियों को अगर बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो ये एंटीबॉडी उस व्यक्ति के शरीर में पहले से ही प्रवेश या मौजूद उस एंटीजन को पहचान कर नष्ट कर देगी, क्योंकि एंटीबॉडी बनने का समय बच जाएगा। क्योंकि इसमें तो क्या होता है, एंटीजन प्रवेश कराते हैं, फिर एंटीबॉडी बनता है, फिर वो रिकॉल तो काफी लंबा लगता है। इसमें डायरेक्टली हमने क्या प्रवेश करा दिया? एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी जो होगा वो उस एंटीजन से शीघ्र क्रिया करके उस व्यक्ति की जान बचा लेगा। इसलिए कहते हैं कि सक्रिय उपाधि